हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर इंडस्ट्रीज देयर नीड्स एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। क्लास 7 जियोग्राफी के बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में कंटेंट कवर हुआ है वो है इंडस्ट्री, फिर नीड ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन में हम लोग उसके साइज, ओनरशिप और रॉ मटेरियल के हिसाब से सारे क्लासिफिकेशंस को देखे हैं और उनके सब क्लासिफिकेशंस को भी देखे हैं। फिर आगे वीडियो में हम लोग देखे हैं फैक्टर डिसाइडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री की, किस फैक्टर्स के हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? तो इंडस्ट्री एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर सर्विस पे वर्क करते हैं, उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। तो टर्म इंडस्ट्री जो है वो लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्क। इसके डेफिनेशन को देखें तो एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ पीपल दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग्स और सर्विस। कि ऐसी संस्था या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या समझिए एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है जिससे एक पर्टिकुलर सामान या सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडस्ट्री। और ये बेसिकली किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि एक टी इंडस्ट्री, फिल्म मेकर्स फिल्म प्रोवाइड करते हैं हम लोग को, फिल्म बना के दिखाते हैं, तो वो कैसे हो गया? फिल्म इंडस्ट्री। तो ये कोई सामान नहीं है फिल्म इंडस्ट्री, ये क्या एक काइंड ऑफ सर्विस जो हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसलिए फिल्म इंडस्ट्री हो गया। फिर आ गया डेयरी इंडस्ट्री। ये अब बात करते हैं नीड फॉर इंडस्ट्रीज की, हमको इंडस्ट्रीज की क्यों जरूरत है, आखिर हम लोग को क्यों चाहिए देश में इतना इंडस्ट्री। तो पहला काम है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर की। इंडस्ट्री की वजह से क्या होगा? एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो जाएगा। अब इंडस्ट्रीज बनेंगे तो नए नए मशीन्स बनेंगे, तो फार्मर्स नए नए मशीनों का यूज करके ज्यादा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग का क्या? प्रोवाइडिंग जॉब्स। अब इंडस्ट्रीज के अंदर एक मास नंबर ऑफ पीपल को जॉब्स मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इसमें क्या होगा? जॉब्स नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, इससे बहुत लोगों को जॉब मिलेगा। तीसरा क्या होता है? फाइनेंस। इंडस्ट्रीज का नीड फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंडस्ट्री क्या करता है? एक कंट्री को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाता है। देखा जाए तो जिस कंट्री में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री होती है वो कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। चौथा फैक्टर है हम लोग का एक्सपेंड ट्रेड। क्या होगा? अब जिस कंट्री में भी इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी तो वो क्या करेगा? ट्रेड करेगा। वो ज्यादा से ज्यादा सामान को अगर वो बना रहा है, इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम सामान प्रोड्यूस हो रही है, तो वो दूसरे शहर में उसको बेचने भी जाएंगी, तो इससे क्या होगा? एक ट्रेड सिस्टम बहुत अच्छे से बनेगा। चौथा फैक्टर है हम लोग का लिव कन्वीनियंटली, कि अगर इंडस्ट्रीज होंगे तो ज्यादा नए नए टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस होंगे, जिससे हम लोग की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और हम लोग बड़े आराम से लिव करेंगे। छठवां और लास्ट फैक्टर हम लोग का रिड्यूस रीजनल डिस्प्यूट्स। अब जैसे इंडिया जैसे देश में बहुत कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनका आपस में बनता नहीं है या फिर किसी ना किसी वजह से डिस्प्यूट्स रहते हैं, लड़ाई रहती है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होगा? एक मास नंबर ऑफ पीपल को जॉब मिलेगा, जिससे वो लोग साथ रह के काम करेंगे, तो इससे क्या होगा? रीजनल डिस्प्यूट्स खत्म होंगे, लोगों के आपसी झगड़े खत्म होंगे, लोग अपने काम पे ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्री को किस किस तरीके से क्लासीफाई या किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री होता है वो तीन चीजों के बेसिस पे होता है। पहला तो उनके साइज के हिसाब से, कि छोटे बड़े इंडस्ट्रीज उस तरीके से डिवाइड होंगे। फिर दूसरा ओनरशिप के हिसाब से, उन लोग के ओनर कौन है और उन इंडस्ट्रीज को कौन टेक ओवर कर रहा है। फिर तीसरा जो डिवीजन होता है वो हम लोग का रॉ मटेरियल के हिसाब से होता है, कि उस इंडस्ट्रीज में किस किस तरीके का मटेरियल यूज हो रहा। तो पहला देखेंगे हम लोग, साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कॉटेज, दूसरा स्मॉल स्केल और तीसरा लार्ज स्केल। वीडियो में हम इन लोग के बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि कॉटेज इंडस्ट्री सबसे छोटा इंडस्ट्री होगा, फिर स्मॉल स्केल कॉटेज से थोड़ा बड़ा होगा और लार्ज स्केल सबसे बड़ा इंडस्ट्री होगा। फिर ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्रीज को चार सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि पब्लिक इंडस्ट्री, फिर प्राइवेट इंडस्ट्री, ज्वाइंट इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। इसका मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि पब्लिक इंडस्ट्री जो एकदम गवर्नमेंट जिसको टेक ओवर करे, जो पूरा गवर्नमेंट चलाए। प्राइवेट इंडस्ट्री जिसको एक ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल्स चलाए। ज्वाइंट इंडस्ट्री में क्या होगा? पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके ज्वाइंट इंडस्ट्री को चलाएगी। और कोऑपरेटिव में क्या होगा? कुछ इंडिविजुअल लोग मिलके इसको चलाएंगे। अब देखते हैं रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्रीज को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला एग्रो, दूसरा पेस्ट्रोल, तीसरा फॉरेस्ट और चौथा मिनरल। तो एग्रो में हो जाएगा जिसमें एग्रीकल्चरल नीडेड चीज यूज होती हो। पेस्ट्रोल में जिसमें एनिमल बेसिस चीजें यूज होती हो। तीसरा फॉरेस्ट जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें यूज होती हो। और चौथा है हम लोग का मिनरल, जिसमें मिनरल्स जैसी चीजें यूज होती हो।
अब देखते हैं क्लासिफिकेशन हम लोग साइज के बेसिस पे, कि साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उन सबको बहुत ब्रीफ में देखते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को किया गया है, तो उसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है हम लोग का वो है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? इजी लैंग्वेज में कहे तो कॉटेज इंडस्ट्री सबसे छोटा इंडस्ट्री होता है जिसको कुछ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स या फिर मोहल्ले वाले मिलके चलाते हैं, उस तरीके के इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसा इंडस्ट्री हम लोग को रूरल साइड में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर कॉमन इन रूरल एरियाज, की ये रूरल एरिया में आपको गांव में मिल जाएगा, फिर छोटे शहरों में भी इस तरीके के इंडस्ट्रीज बहुत कॉमन होते हैं। दूसरा क्या, ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं ये बहुत छोटे अमाउंट में चीज़ों को बनाते हैं। फिर ये जर्नली स्टार्ट किया जाता है फोर फादर्स, जो पूर्वज काम स्टार्ट करते गए हैं और फैमिलीज उसको टेक ओवर करती है, इसी तरीके से रहेगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग के आसपास बहुत प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट के जो भी चीज़ मिलते हैं हम लोग को, वो क्या होते हैं, वो सब कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हो गए। फिर हैंडलूम मिलते हैं, किसी लोकल जगह के कुछ कपड़े बुने हुए मिल जाते हैं हम लोग को, तो वह हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। फिर तीसरा पोट्री मेकिंग, हम लोग देखते हैं हम लोग के आसपास मिट्टी के जो भी बर्तन मिले रहते हैं वो सब कॉटेज इंडस्ट्री बन रहा, वो वहीं पे बन रहा, कुछ मोहल्ले वाले या फिर कुछ फैमिली मेंबर्स मिलके बनाते हैं और उसको वहीं पे बेचने लगते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या हुआ? कॉटेज इंडस्ट्री बहुत छोटा सा इंडस्ट्री जिसको कुछ फैमिली मेंबर्स मिलके चलाते हैं, जो फोर फादर्स द्वारा स्टार्ट किया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन रूरल एरियाज में होता है और ये जो सामान बनाते हैं बहुत कम स्केल में बनाते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया पोट्री मेकिंग। अब साइज के बेसिस पे जो दूसरा इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके पहले हम लोग देखे कॉटेज इंडस्ट्री, यह है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ा होता है, लेकिन ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री से छोटा होगा। कॉटेज इंडस्ट्री तो फैमिली मेंबर्स मिलके चला रहे थे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है कि मिट्टी से सामान बना दिए या फिर घर पे पड़े कुछ कपड़ों से कुछ बना के उसको मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है। इसमें क्या है, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा कि इसमें कॉटेज इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट और लेबर्स ज़्यादा लगते हैं। और कॉटेज इंडस्ट्री जो है, ये जो सामान बनाता है वो एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर बन रहा है तो उस पर्टिकुलर सिटीज़ में, पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर कंट्री में समझिए डिस्प्यूट होता है, वो बिकता है वहाँ पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोग का कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ा इंडस्ट्री है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो सामान बनते हैं वो बस उस शहर में नहीं बिकते हैं, वो उस स्टेट में, उस कंट्री में भी बिकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे बाईसाइकिल्स। तो बाईसाइकिल्स एक पर्टिकुलर स्टेट की एक अपनी कंपनी होती है या पर्टिकुलर कंट्री की एक फेमस कंपनी होती है। तो ये सब क्या हुए, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हो गए। सेकंड एग्जाम्पल जैसे ये टॉयज का हो गया। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम लोग का हो गया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर स्टेट का अलग अपना अलग अलग होता है। जैसे किसी स्टेट में कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस होगा तो उसका इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर स्टेट में ही रहेगा, वो जो मैन्युफैक्चर करेगा वो मैक्सिमम उसका रिटेलिंग उस स्टेट में ही होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरी यूज एकदम हाई लेवल का नहीं होता, कम मशीनरी यूजेस होते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब देख लेते हैं साइज के बेसिस पे हम लोग अपने थर्ड इंडस्ट्री को, जो कि है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होंगे। अभी तक हम लोग देखें कि कॉटेज इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट था लेकिन एकदम हाई नहीं था। इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा होगा तो इसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए रहेगा। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाली मशीनों से बहुत बड़े बड़े मशीन्स यूज़ होंगे और इनकी एफिशिएंसीज भी बहुत ज़्यादा होंगी। फिर इस इंडस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ स्किल लेबर की ज़रूरत होगी। हम लोग अभी तक देखिए कॉटेज इंडस्ट्री में लेबर की ज़रूरत एकदम नहीं होती है, फैमिली मेंबर्स काम करते हैं। स्मॉल स्केल में लेबर्स की ज़रूरत होती है लेकिन उतनी नहीं होती है, बहुत कम लेबर में चल जाता। लेकिन लार्ज स्केल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स की ज़रूरत होती है, वो स्किल्ड भी हो सकते हैं अनस्किल्ड भी, लेकिन मैक्सिमम स्किल्ड लेबर को रखा जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल्स देखो तो जैसे हो गया ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, इंजन्स। ये ऑटोमोबाइल समझिए कार। अब क्योंकि कार एक पर्टिकुलर स्टेट की फेवरेट या पर्टिकुलर स्टेट को फेवर करके नहीं बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा एक पर्टिकुलर कंट्री को देख के, पर्टिकुलर रीन को देख के। इसीलिए एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसको बनाने के, अब एक कार फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगेगा, तो इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप, की उनके ओनर्स के हिसाब से इंडस्ट्रीज को किस किस पार्ट में बांटा गया उनको देखेंगे। तो जो पहला डिवीजन है वो हम लोग का है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज पूरा ही पूरा इंडस्ट्री गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाएगा या गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाएगा।
अब वो गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जो भी होंगे हम लोग के पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो पूरा ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। अब इस तरीके के इंडस्ट्रीज जनरली जो होते हैं वो हम लोग के आयरन के इंडस्ट्री हो गए, स्टील के हो गए, कोल इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, ये सब पूरा ही पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है मैक्सिमम टाइम आयरन, स्टील, कोल, गोल्ड, ये सारी इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिशमेंट या चलाई जाती हैं। फिर ओनरशिप के बेसिस पे जो हम लोग का दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्री का वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का क्या है, पब्लिक सेक्टर में पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट द्वारा ओन की जा रही थी। प्राइवेट इस सेक्टर में पूरा इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर किसी आदमी या फिर उसके ग्रुप ऑफ पीपल्स द्वारा ओन किया जाएगा। ये समझिए एक आदमी अगर अपना इंडस्ट्री सेटल कर रहा है तो क्या होगा, वो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडस्ट्री हो जाएगा। और या फिर उसके कुछ दोस्त लोग मिलके एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में काउंट होगा। जैसे कि एग्जांपल में बहुत फेमस इंडिया के अंदर है रिलायंस, टाटा स्टील, फिर गोदरेज। जैसे कि रिलायंस अंबानी जी की कंपनी है तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। वो प्राइवेट रिलायंस कंपनी ही उनका या फिर उनके फैमिली मेंबर्स द्वारा ओन किया जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो होगा प्राइवेट सेक्टर का होगा। एंड द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो हम लोग का थर्ड क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का है वो है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो हम लोग देखिए कि पब्लिक में पूरा इंडस्ट्री ओन किया जा रहा था गवर्नमेंट द्वारा, प्राइवेट में पूरा इंडस्ट्री ओन किया जा रहा था एक पर्टिकुलर इंसान या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स द्वारा। अब ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री होगा वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स दोनों द्वारा होल्ड किया जाएगा, कि ये दोनों ही इसके ओनर होंगे आधे आधे। तो इस तरीके की इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे कि इसका जो फेमस एग्जांपल, जो बहुत बड़ा एग्जांपल है वो है मारुति उद्योग लिमिटेड जो है, ये मेकर्स ऑफ कार, इन लोग कार बनाते हैं और ये ज्वाइंटली ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी कंपनी ऑफ जापान। तो इसको एक प्राइवेट कंपनी जापान का और इंडिया के गवर्नमेंट दो लोग मिलकर ओन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। फिर ओनरशिप के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो हम लोग का लास्ट इंडस्ट्री है वो है कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होगा कि दो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके अपना एक इंडस्ट्री सेटल करेंगे और जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो शेयर आपस में बांट लेंगे। जैसे कि लिखा है ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और फिर इन लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके की इंडस्ट्री को कहते हैं कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री। जैसे कि इस टाइम शार्क टैंक्स में हम लोग देखते हैं तो वो किस तरीके का इंडस्ट्री सेटलमेंट होता है, वो ज्यादातर कॉर्पोरेटिव ही रहता है। उसमें कुछ ओनर्स आते हैं अपने इंडस्ट्रीज को लेके, फिर उसके साथ बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर मिलके काम करते हैं। तो जब तक उन लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं तो उन लोग प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करते हैं। तो क्या करेंगे, उन लोग कोऑपरेट करके इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो किस तरीके का इंडस्ट्री हो गया, वो होता है कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री। जैसे कि इंडिया में फेमस है क्या, डेयरी सेक्टर, फिर जैसे कि शुगर मिल चलता है। तीसरा एग्जांपल है हम लोग का हैंडलूम्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट। If you also want to become top subscriber of upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को चार किन किन पार्टों में डिवाइड किया गया। तो जो सबसे पहला डिवीजन है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है वो होता है कि वो किस तरीके के मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा वो सारा एग्रीकल्चरल मटेरियल को यूज करते हैं, कि सारा जो खेती करने के बाद जो भी सामान हम लोग को मिल रहा है फार्मिंग से, वो उन चीजों को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। तो उस तरीके के इंडस्ट्रीज को हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि लिखा है कि डिराइव्ड मटेरियल फ्रॉम फार्म, कि इन लोग ज्यादातर अपने मटेरियल को, रॉ मटेरियल को फार्म से खरीदते हैं, फिर इन लोग प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चरल चीजें को। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जैम, चिप्स, ऑयल, शुगर, ये सब क्या कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये सब प्रोड्यूस होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। जैसे जैम्स बनाने के लिए जो भी फ्रूट्स चाहिए वो सब फार्म से लिया जाता है। चिप्स के लिए जो रॉ पोटैटोज चाहिए वो फार्म से लिया जाएगा। ऑयल के लिए जो उन लोगों को सनफ्लावर बीन्स या जो भी चाहिए होगा, सोया बीन्स, वो सब फार्म से लिया जाएगा। शुगर के लिए जो उन लोगों को शुगर केन चाहिए रहेगा वो सब फार्म से लिया जाएगा। तो ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। फिर दूसरा रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्रीज का वो है क्या, पेस्टोरल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सारी चीजों को फार्म से लिया जा रहा था, पेस्टोरल इंडस्ट्रीज में सारा जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एनिमल्स से लिया जाता है। तो इन लोग एनिमल फार्म से भी कुछ कलेक्ट करते हैं, कुछ डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स से कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके के इंडस्ट्रीज को हम लोग कहते हैं पेस्टोरल इंडस्ट्रीज, जिनके अंदर रॉ मटेरियल एनिमल से लिया जाता है।
तो इसका जो एग्जांपल हो गया वो हो गया मिल्क। अब मिल्क प्रोड्यूस या मिल्क इंडस्ट्री खोलने के लिए हम लोग को तो ज़रूरी है ना एनिमल्स का। फिर फिश ऑयल के लिए फिश की ज़रूरत है, इसमें भी एनिमल चाहिए। फिर बटर हो गया, सिल्क के लिए हम लोग को सिल्क वॉर्म चाहिए, तो ये भी हम लोग का पेस्ट्रल इंडस्ट्रीज में काउंट हो गया। फिर वूल के लिए हम लोग को शिप्स चाहिए, तो ये भी पेस्ट्रल इंडस्ट्रीज एनिमल नीडेड है तो काउंट होगा। तो वो इंडस्ट्रीज जिनके अंदर एनिमल का नीडेड है वो पेस्ट्रल इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। फिर रॉ मटेरियल की बेसिस पे जो तीसरा क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का वो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो ऐसा इंडस्ट्री जिनके अंदर रॉ मटेरियल जो भी चाहिए वो फॉरेस्ट से आ रहा, वो मेजरली चीज फॉरेस्ट से आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग का फर्नीचर, पेपर, फिर डेकोरेटिव चीजें। तो जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग को वुड चाहिए, वुड का सबसे ज़्यादा नीड होगा, वुड ट्री से आएगा जो कि फॉरेस्ट से आएगा, तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। फिर पेपर के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वुड चाहिए, ये सब कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से आएगा, ट्रीज से आएगा, तो ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। अब जो चौथा क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल के बेसिस पे वो है हम लोग का मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो अभी तक हम लोग जो 3 देख लिए उसमें से पहला था एग्रो, जिसके अंदर हम लोग को एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें चाहिए। दूसरा पेस्ट्रल, जिसके अंदर हम लोग को एनिमल्स चाहिए। तीसरा था फॉरेस्ट, जिसके अंदर हम लोग को वुड चाहिए जो कि फॉरेस्ट से आएगा। और ये हम लोग का चौथा और लास्ट मिनरल बेस्ड, जिसके अंदर हम लोग को मिनरल्स चाहिए। ये मिनरल्स कहाँ से आएंगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर से आएंगे। वो इंडस्ट्रीज जिनके अंदर मिनरल्स की रॉ मटेरियल्स में मिनरल यूज होते हैं और वो मिनरल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर से लिए जाते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया हम लोग का आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम। तो ये सब क्या, ये सब मिनरल्स एब्स्ट्रैक्टेड चीजें हैं। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम लोग मिनरल्स एंड ओर्स में देखे थे, आयरन के लिए, स्टील के लिए हम लोग को आयरन ओर चाहिए, तो आयरन ओर हम लोग को अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मिलेगा। तो जिसके अंदर रॉ मिनरल्स के यूजेस होते हैं जिस इंडस्ट्रीज के अंदर, वो कहलाते हैं हम लोग के मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो अब देख लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक, फैक्टर डैश डिसाइड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, कि किस किस फैक्टर्स को कंसीडर करके हम लोग को डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री खुल सकता है या नहीं। तो पहला फैक्टर हम लोग का है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि आप जहाँ पे भी अपने इंडस्ट्री को सेटल करने जा रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहले चीज चाहिए रहेगा वो आप लोग का कैपिटल, कि आप लोग के पास उतना सोर्स ऑफ इनकम या उतना मनी है कि नहीं है। वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट वो आपको फंड रेस करने देगी कि नहीं देगी, वहाँ पे जो भी इस बैंक है वो आपको लोन दे रही हैं या फिर आपको फंड दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। तो इसलिए कैपिटल एक मेजर रोल प्ले करता है इंडस्ट्री के ओपन में। दूसरा फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि आप जिस तरीके का इंडस्ट्री खोल रहे हैं वहाँ पे उस तरीके का रॉ मटेरियल है कि नहीं। अभी पीछे ही हम लोग देखे हैं चैप्टर में कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप अगर इंडस्ट्री खोल रहे हैं जैम का या फिर पेपर का, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जैम इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। फिर तीसरा हम लोग का अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, कि आप जहाँ पे भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं वहाँ पे पावर सप्लाई है ना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, क्योंकि अगर वहाँ पे पावर ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज को रन करने में जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं वो चल ही नहीं पाएंगी। चौथा फैक्टर है हम लोग का अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि अगर आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन तो एक मीन चाहिए ही ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा है कि नहीं है। पांचवा फैक्टर है हम लोग का अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कि वहाँ पे लेबर है कि नहीं है, कि कोई भी इंडस्ट्री खोलते वक्त लेबर्स का हेल्प तो लगेगा ही, कम ही चाहिए या एक्सपर्टीज लेबर, सब काम मशीन कर देगा लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो का मार्केट, कि आप कहीं पे भी इंडस्ट्री खोल लें तो वहाँ पे उस चीज का मार्केट होना चाहिए या फिर वो चीज की डिमांड मार्केट में होनी चाहिए। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका यूज ही नहीं है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना है हम लोग को इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने से पहले। पहला क्या है कि वहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, वहाँ पे आपको पैसा लोन पे मिल जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। फिर दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आप जिस चीज़ का भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं उसका रॉ मटेरियल वहाँ पे होना चाहिए अवेलेबल। तीसरा वहाँ पे पावर होना चाहिए। चौथा आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, वरना फिर प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। पांचवा है आप लोग का वहाँ पे लेबर अवेलेबल होना चाहिए। और छठवां इंपॉर्टेंट मार्केट, वहाँ पे उस चीज़ का एक मार्केट, मेजर मार्केट होना चाहिए। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डू अ कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।